नमस्कार एस्पिरेंट्स। क्या हम उन हाई यील्ड एग्जाम फैक्ट्स पर पकड़ बनाने के लिए तैयार हैं जिन्होंने मुगलों जैसी विशाल और शक्तिशाली सत्ता को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था? जी हां, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम मराठा साम्राज्य के उदय, उनके चरम और अंततः उनके पतन को डिकोड करने जा रहे हैं। ये रिवीजन सेशन यूपीएससी और एसएससी की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। जरा हिंदवी स्वराज्य के इस विशाल रूप की कल्पना कीजिए। 18वीं सदी के मध्य तक आते आते यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल चुका था। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राज्य बन गया था और हालात ऐसे हो गए थे कि दिल्ली में बैठे मुगल शासक भी इनके अधीन हो गए थे। यह भौगोलिक विस्तार दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, क्योंकि यह हमें मराठों की असली ताकत का अंदाजा देता है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। हम कवर करेंगे छत्रपति शिवाजी का उदय, मराठा प्रशासन और सेना, ताकतवर पेशवा काल, आंग्ल मराठा युद्ध, साम्राज्य का पतन और कुछ बेहद जरूरी की टर्म्स। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा। भाग 1, छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय। शुरुआत उस शानदार योद्धा की कहानी से करते हैं जिसने बीजापुर सल्तनत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया और इस महान साम्राज्य की नींव रखी। ये स्लाइड एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सीधे फैक्ट्स हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। उनके जीवन पर दो लोगों का सबसे गहरा प्रभाव था। उनकी माता जीजाबाई, जिन्होंने उनमें एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान भरी, और उनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव, जिनसे उन्होंने सैन्य रणनीति सीखी। और अंततः 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। ये बुनियादी तथ्य अक्सर सीधे पूछ लिए जाते हैं। क्रोनोलॉजी, इतिहास में क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है। इस टाइमलाइन को अच्छे से याद कर लीजिए। 1646 में सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना किले पर कब्जा किया। 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई में अफजल खान को हराया। फिर आता है 1665 की पुरंदर की संधि, जो मुगल सेनापति जयसिंह के साथ हुई थी। ध्यान रहे, ये प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा और पसंदीदा विषय है। और फिर 1674 में उनका राज्याभिषेक। भाग 2, मराठा प्रशासन और सेना। शिवाजी के युद्ध कौशल के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके प्रशासनिक और सैन्य ढांचे में छिपी थी। और यहीं से परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। यहां सबसे की पॉइंट है अष्टप्रधान, यानी 8 मंत्रियों की परिषद। इसमें पंडित राव धार्मिक मामलों को देखते थे और न्यायाधीश कानूनी मामलों को। एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन में फारसी भाषा की जगह मराठी और संस्कृत को बढ़ावा दिया गया। साथ ही सेना में धार्मिक समावेशिता भी थी। दरिया सारंग जैसे मुस्लिम कमांडर इसका बेहतरीन उदाहरण है। 1 लाख, ये संख्या देखिए। शिवाजी को विरासत में सिर्फ 2000 सैनिक मिले थे, लेकिन उन्होंने इसे 1 लाख सैनिकों की एक विशाल और बेहद तेज सेना में बदल दिया। ये सेना शिवसूत्र यानी गुरिल्ला युद्ध रणनीति में पूरी तरह से प्रशिक्षित थी। उनकी इसी फुर्ती और युद्ध कौशल के कारण दुश्मन उन्हें माउंटेन रैट यानी पहाड़ी चूहा तक कहते थे। भाग 3, ताकतवर पेशवा काल। समय के साथ सत्ता का केंद्र छत्रपति से हटकर प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के हाथों में आ गया। यहीं से मराठा साम्राज्य का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होता है। इस दौर की टाइमलाइन को ऐसे समझते हैं। 1713 में बालाजी विश्वनाथ मंच तैयार करते हैं। उन्होंने मुगल सम्राट फर्रुखसियर को हटाने में भी भूमिका निभाई। फिर आते हैं बाजीराव प्रथम। उनके नेतृत्व में मराठों ने 1737 में दिल्ली पर धावा बोला और पुर्तगालियों को भी हराया। उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, लेकिन ये अजय सफर 1761 में दुखद रूप ले लेता है, जब बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की भयानक हार होती है। भाग 4, आंग्ल मराठा युद्ध। अब अपना फोकस एकदम तेज रखिए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये जो टकराव हैं ये काफी जटिल है और परीक्षाओं में यहां से लगातार सवाल आते हैं। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे दिमाग में बिठा लीजिए। प्रथम युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय युद्ध का मुख्य कारण था 1802 की बेसिन की संधि, जहां मराठों ने सब्सिडियरी अलायंस मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद देवगांव और राजघाट की संधियां हुईं। तीसरे युद्ध में जब अंग्रेजों ने पिंडारियों का बहाना बनाकर हमला किया, तब ग्वालियर और मंदसौर की संधियां साइन की गईं। भाग 5, पतन और प्रमुख शब्द। इतनी भारी सैन्य शक्ति और इतने बड़े साम्राज्य के बावजूद मराठा संघ अंततः ढह क्यों गया?
आइए उन घातक संरचनात्मक कमियों को समझते हैं। सच तो ये है कि ये केवल अंग्रेजों की चाल का नतीजा नहीं था। पानीपत की तीसरी लड़ाई के भारी नुकसान के अलावा मराठा सरदारों जैसे भोसले, होलकर और सिंधिया के बीच के आपसी विवादों ने संघ को अंदर से खोखला कर दिया था। राजस्व प्रशासन भी कमजोर था और वे पुराने तरीकों से ही चिपके रहे। प्रगतिशीलता की इस कमी और दुश्मनों की चालों पर नजर न रखने ने उनके पतन को तय कर दिया। यहाँ एग्जाम के लिए एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक है। चौथ शब्द सुनने में चौथाई जैसा लगता है ना? चौथाई मतलब 25%। ये टैक्स मराठा छापों से बचने के लिए लिया जाता था। सरदेशमुखी उस 25% के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा टैक्स था, जो वंशानुगत दावों पर आधारित था। और जहागीर का मतलब है नकद वेतन के बजाय किसी क्षेत्र से सीधा राजस्व वसूलने का अधिकार मिलना। भाग 6, एग्जाम रिवीजन और क्विज। चलिए अब थोड़ा एक्टिव रिकॉल हो जाए। जो कुछ भी हमने अभी समझा है उसे पक्का करने के लिए कुछ मॉक सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल, किस संधि ने 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त किया था? ऑप्शन ए पुरंदर की संधि, ऑप्शन बी बेसिन की संधि, ऑप्शन सी सालबाई की संधि या ऑप्शन डी देवगांव की संधि। एक पल सोचिए। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है सी सालबाई की संधि। दूसरा सवाल, प्रशासनिक ढांचे को याद कीजिए। शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों की उस प्रतिष्ठित परिषद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए नवरत्न, ऑप्शन बी अष्टप्रधान, ऑप्शन सी दाहाबाई या ऑप्शन डी सेना करते। और इसका सही जवाब है बी अष्टप्रधान। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं, एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, यदि बाद के मराठा सरदारों ने आपस में लड़ने के बजाय एक मजबूत और एकीकृत प्रशासन को प्राथमिकता दी होती, तो क्या वे अंग्रेजों को भारत से हमेशा के लिए बाहर खदेड़ सकते थे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करते रहिए और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।